मालकिन मुझे 2 लाख महीने का देती। रोटी कपड़ा मकान सब मालकिन के जिम्मे में था। मैं दिलो जान से मालकिन का काम करता, लेकिन एक रात अरबी मालकिन ने मुझे अपने घर रोक लिया। वजह पूछी तो कहने लगी ज़रूरी काम है। मैं भी मालकिन के पैसे वसूल करने को रुक गया। रात हुई तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन, मैं घुटनों के बल बैठा, दोनों हाथ फैलाए जोरों कतार रोते हुए दुआ मांग रहा था। मुझे नौकरी मिल जाए, चाहे वे जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अब मुझसे ये फाका बर्दाश्त नहीं होता। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिछले 3 दिनों से मैंने खाना नहीं खाया था और अब मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं पिछले 2 महीने से यहाँ नौकरी तलाश कर रहा था, लेकिन अभी तक मुझे नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, लेकिन मुझे यहाँ कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। जितने पैसे मैं पाकिस्तान से लाया था वे सब 1 महीने में ख़त्म हो चुके थे, और उसके बाद मेरा ये हाल था कि मैं रात को एक कोने में बैठकर ही गुजारा करता था और दिन भर नौकरी की तलाश में चला जाता। पहले तो मेरी कोशिश ये थी कि मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, लेकिन उसके बाद फिर ये ख्वाहिश थी कि मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए, लेकिन कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं था। आज भी मैं एक होटल के पास से गुजर रहा था जहां लोग किस्म किस्म के खाने खा रहे थे। वे सब देखकर मेरी भी भूख चमक उठी थी। शीशे के अंदर से बैठे लोगों को अपनी नज़रों से खाते हुए देख रहा था और भूख से मेरी ये हालत थी कि लगता था कि अगर मुझे खाना ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। मैं इस रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। मेरे कपड़े मैले कुचेले से हो रहे थे। मेरे हुलिये से मैं कोई फ़कीर ही लग रहा था। मुझे देखकर वेटर ने फ़ौरन से मुझे धकेला था। कहने लगा निकलो यहाँ से, यहाँ मांगने वालों का आना मना है। मैं कहने लगा कि मैं कोई फ़कीर नहीं हूँ, आप मुझसे जो चाहे काम करवा लें, बेशक बर्तन धुलवा लें, लेकिन मुझे कुछ खाने को दे दें। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हाथ जोड़कर उस वेटर की मिन्नत की, लेकिन उसने मुझे धक्का मार कर बाहर निकाल दिया। वहाँ से पैदल चलते चलते अपने बहते आंसू के साथ मैं बेबसी से घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथ फैला के बुलंद आवाज से रोते हुए कहने लगा, ए ऊपर वाले, या मुझे मौत दे दे या फिर मेरी रोजी रोटी का कोई बंदोबस्त कर दे। मुझे अब ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर खुदकुशी हराम न होती तो यकीनन मैं कर चुका होता। और मैं बहुत ही रो रहा था। कोई परवाह नहीं थी कि मुझे कौन देख रहा है और मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अभी मैं अपने ऊपर वाले से यही बात कर रहा था कि जब मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। जब मैंने पलट कर देखा तो वह एक औरत थी। मुझे देखकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। कहने लगी कि तुम्हें नौकरी चाहिए। मैंने अपने आंसू अपने हाथों से साफ किया और खड़ा हो गया। मुझ में इतनी भी हिम्मत ना थी कि मुझे लफ्ज़ों से जवाब देता। मैंने सर हिलाकर इकरार किया था। वह कहने लगी कि जो काम मैं कहूँगी वे कर दोगे। मैंने कहा, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे नौकरी पर रख लें। वे मुझसे कहने लगी, ठीक है तुम मेरे साथ आओ। मैं फ़ौरन से उसके साथ चलने लगा। कुछ ही दूर मैंने रोड पर उसकी गाड़ी खड़ी थी, जिसके अंदर ड्राइवर भी मौजूद था। गाड़ी की पिछली सीट पर मालकिन बैठ गई और मुझे आगे बैठने का इशारा किया। मैं ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। 20 से 25 मिनट के बाद गाड़ी एक घर के सामने खड़ी हुई। वह एक छोटा सा बंगला था। ड्राइवर ने गाड़ी बाहर ही पार्क की थी। पार्किंग एरिया बाहर बना हुआ था। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से उतरा उसने चाबी मालकिन को पकड़ा दी। मालकिन ने कहा, ठीक है तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम जा सकते हो। ये सुनते ही वह वहाँ से चला गया। उस मालकिन ने मेरे सामने अपने घर का ताला खोला। घर में उसके और मेरे अलावा उस वक्त कोई ना था। जैसे ही मैं उसके घर में दाखिल हुआ, सामने लॉन्च था और लॉन्च में ही एक कोने में किचन बना हुआ था। वे मुझसे कहने लगी, क्या कुछ खाना है, तुम्हें भूख लगी है? उस वक्त मेरी भूख से बुरी हालत थी। मैंने कहा, जी हाँ जो है मुझे फ़ौरन खाने को दे दें। अगर 2-4 दिन का पुराना बासी भी हो तो मैं खा लूँगा। और ये मेरी भूख की शिद्दत की आखिरी हद थी कि मैं बासी खाने भी खाने को तैयार था। मुझे याद आने लगा कि पाकिस्तान में मैं अपनी माँ को खाने के मामले में कितना परेशान करता था। जब भी वे भिंडी या टिंडे सब्जी दाल मेरे सामने रखती तो मैं झट से प्लेट पीछे को धकेल देता था। माँ, आपको बस यही चीज़ मिली है पकाने के लिए। वे कहती थी कि तुम्हारी नौकरी भी अभी नहीं लगी और तुम्हारे पापा की पेंशन से पूरा महीना मुझे गुजारना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं मुंह बनाकर बैठ जाता कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। मैं जानता था कि मेरी माँ को कभी भी चैन नहीं मिलेगा अगर मैं भूखा लेट गया तो, इसलिए वह अपने कमरे में जाती
देती और मुझे वह 200-300 रुपये ला कर पकड़ा देती और कहती कि ठीक है, जाओ अपनी मर्जी का खा लो, लेकिन कोशिश करो कि तुम्हें नौकरी जल्दी मिल जाए। मैं कहता, माँ मैं रोज़ शहर जाता हूँ नौकरी ढूंढने, अब नहीं मिल रही तो क्या करूँ। मैंने बीए की पढ़ाई की थी और मैं चाहता था कि मेरी नौकरी एक बहुत बड़े ऑफिस में लगे। वैसे तो मेरी नौकरी कहीं लगती नहीं थी, और अगर लग भी जाती थी तो वह मेरे मुकाबले की ना थी, इसलिए मैं उस नौकरी को फ़ौरन से ठुकरा कर आ जाता। मेरी माँ मुझे इस बात पर बहुत डरती थी कि तुम थोड़े में ही शुक्र करो, ऊपर वाला तुम्हारे काम को बढ़ा भी देगा, बरकत भी डाल देगा, लेकिन तुम 20,000 की नौकरी छोड़ आए हो। जानते हो कि 20,000 में हमारे हालात कुछ तो बेहतर हो सकते हैं। मैं कहता, माँ मुझे छोटी मोटी नौकरी करनी ही नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी नौकरी लगे जहाँ की तनख्वाह लाखों से शुरू हो। पाकिस्तान में भी जूते घसीटते 1 साल गुजर गया था, लेकिन मुझे मेरे मतलब की नौकरी नहीं मिली। इसलिए मैंने अपनी माँ का सारा जेवर बेचकर सऊदी में आ गया कि यहाँ अच्छा काम होगा और अपनी माँ को भी खर्चा भेजूंगा। मैं तो अपनी माँ की यह दिलासा देकर आया था कि जैसे ही मेरा काम सऊदी में सेट हुआ मैं उन्हें भी वहाँ बुला लूँगा। इस बात पर वह भी बहुत ही खुश थी, लेकिन 2 महीने से यहाँ भी मुझे मुसलसल नाकामी का मुंह देखना पड़ा, और अब ये औरत मुझे नौकरी देने के लिए तैयार थी। अपने लहजे से ये मुझे अरबी लगती थी, अब तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। उसने मेरे सामने खाना रखा, मैंने फटाफट से खाना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद नसीब हुआ था, मैं बहुत खुशी से खा रहा था, साथ साथ पानी भी पी रहा था। काफ़ी दिनों बाद मैंने पेट भर कर खाना खाया था। वह मालकिन मुझे लगातार देख रही थी, शायद मेरे खाने पर मुझे देख रही थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी, मुझे अपना पेट भरना था। यह 3 दिन से भूख की वजह से मुझे दवाइयाँ दे रहा था। फिर वह औरत मुझसे कहने लगी कि तुम सामने कमरे में आज रात सो जाओ, मैं तुम्हारा बाकायदा इंतज़ाम करवा दूंगी। मैं फ़ौरन से उस कमरे में चला गया, पंखा चलाया और बेड पर लेट गया। काफ़ी दिन से मैं सही से सो नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैं हड़बड़ा कर उठा, मेरी नौकरी का पहला दिन था, मैं अब तक सो रहा था। मैं कमरे से बाहर आया तो वह औरत अभी भी नकाब में ही बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। मैं फ़ौरन से सामने सोफे पर बैठ गया। वह कहने लगी कि मैंने अपने ड्राइवर से बात कर ली है, रात को तुम उसी के घर पर जाकर सोया करोगे और खाने पीने का भी तुम्हारा इंतज़ाम करूँगी। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कि क्या काम है, तो वह कहने लगी कि जो मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें वही करना पड़ेगा, मैं तुम्हें इस शर्त पर लाई हूँ। मैंने कहा मैं इनकार कर सकता था। मैंने कहा ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। मैंने कहा कि आप मुझे कितनी तनख्वाह दोगी। जो तनख्वाह उसने मुझे बताई, मेरे तो होश उड़ गए। वह मुझे इतनी रियाल देने के लिए तैयार थी, जो कि पाकिस्तान के 2 लाख बनते। ये सुनकर तो मैं दिल ही दिल में बेहद खुश हो रहा था। मैं नहीं जानता था कि वह मुझे काम क्या देने वाली है। बहरहाल कुछ देर बाद ड्राइवर भी आ गया। मालकिन मुझसे कहने लगी, क्या तुमसे गाड़ी चलानी आती है? मैंने कहा जी हाँ, मुझे ड्राइविंग आती है। उसने अपने ड्राइवर को बुलाकर गाड़ी उसके हवाले कर दी और मुझे एक मोबाइल फ़ोन दिया। कहने लगी, मैं तुम्हें अपने हर काम इसी फ़ोन पर बताऊंगी और तुम वह कर देना। मैंने कहा कि मालकिन, जैसा आपका हुक्म, जो भी काम हो वह मुझे फ़ोन पर बताती थी और मुझे गाड़ी लेकर वहीं पहुंचना होता। ज़्यादातर मैं एयरपोर्ट से मालकिन की बताए पैसेंजर लेता था और उन्हें मालकिन के ही बताए हुए एड्रेस तक छोड़ देता था, और वे ज़्यादातर पाकिस्तानी आदमी और औरत होती थी। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते थे और कभी 1-2 साल के बच्चे भी होते थे। अभी तक उस अरबी मालकिन के काम की नीयत को मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन ये काम मेरे लिए मुश्किल ना था। लेकिन एक बार जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मैं घबरा सा गया। ये मंजर देखकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मेरे मालकिन जो भी काम कर रही थी, मुझे लगा कि जैसे वे नाजायज़ है और गलत है, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत न था। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो तनख्वाह अपनी माँ को भेज रहा हूँ, हलाल कमाई की हरगिज़ नहीं है। अब मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकता था। अगर मैं अभी छोड़ देता तो करता क्या? मैं सोच में पड़ गया था। कभी ये सोचता कि आज तक मेरी माँ ने मुझे कभी हराम निवाला नहीं खिलाया और खुद भी कपड़े सीकर मेहनत करती थी,
और मेरे बाप की मौत के बाद उनकी पेंशन में ही गुजारा करती थी। जैसे तैसे गुजर तंगी बर्दाश्त की, लेकिन कभी भी हराम काम की तरफ नहीं आई। और मेरी अरबी मालकिन पिछले 3 महीने से ये काम मुझसे करवा रही थी जो जायज़ नहीं था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। पहले तो मैं इस काम पर कोई एतराज़ नहीं करता था, लेकिन जो मंजर मैंने आज देखा, मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। एक तरफ मेरी मजबूरियां थी और दूसरी तरफ अरबी मैडम मुझे अच्छा खासे पैसे दे रही थी, जो मेरी ज़रूरत को पूरा करने के बाद भी बहुत ही अच्छी सूरत में मुझे मिल रहे थे। दिमाग मुझे ये कह रहा था कि तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम गरीब हो, मजबूर हो, बेबस हो, तुम्हें जो काम मिल रहा है चुपचाप करते रहो, बाद में ऊपर वाले से माफ़ी मांग लेना। लेकिन फिर मेरा दिल मुझे ये कहने लगा कि नहीं, छोड़ दो ये काम, वरना तुम बुराई के दलदल में फंसते चले जाओगे। मैं अपनी इन बातों की जंग में उलझ कर रह गया था। मेरी मजबूरी ये थी कि मेरी अरबी मालकिन मेरा पासपोर्ट ले चुकी थी और 1 साल का मैं एग्रीमेंट साइन भी कर चुका था कि मैं वे सब करूँगा जो मुझे वे कहेंगी। अगर मैं उससे बात करता तो साफ कह देती कि तुम इस बात पर राजी थे। समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। पहले तो मैं काम से वाकिफ नहीं था, लेकिन अब तो मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी मालकिन कितनी तेज़ और होशियार होंगी। चालाकी से वह मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। बार बार अब मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसे अपनी मालकिन के इस काम से अपनी जान छुड़वाऊं, जो कि अगर मालकिन पकड़ी जाती तो मैं भी उसके साथ जेल में जा सकता था। मैं इसी सोच में पड़ गया था कि क्या करूं, अब क्या ना करूं। पूरी रात मेरी करवट बदल कर गुजरी थी। मैंने अपनी बराबरी वाली चारपाई पर देखा तो दूसरा ड्राइवर बेखबर सो रहा था। वह भी इस अरबी मालकिन के काम को जानता था, लेकिन उसे सिर्फ पैसे से मतलब था, क्योंकि पहले भी मैंने उससे कई बार पूछा था कि मालकिन क्या काम करती हैं और पाकिस्तानी लोगों को यहाँ बुलाकर क्या काम देती हैं। मेरी इस बात पर उसने मुझे घूर कर देखता था। कहने लगा, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, 4 लाख छोटी रकम नहीं होती, आम खाओ गुठलियों, गिनने की कोशिश मत करो। पैसे मिल रहे हैं ना, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर की ज़रूरत पूरी हो रही है, बस इतना काफ़ी है। अगर तुमने अरबी मालकिन के काम को जानने का सोचा और समझना शुरू किया तो वे तुम्हारे साथ जो करेंगी तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें वहां जाकर मार देंगी जहां तुम्हें अपने भी नसीब नहीं होंगे। मैं बेहद परेशान होकर रह गया था, क्योंकि मेरा दिल अब इस चीज़ के लिए राजी ही ना था। मैं जानबूझकर हराम निवाले अपने अंदर नहीं उतार सकता था। अगले रोज़ मालकिन ने मुझे फिर से एयरपोर्ट जाने के लिए कहा, तो मेरी गाड़ी में जो पैसेंजर बैठे थे मैंने उनसे ही सवाल किया कि वे यहाँ क्यों आते हैं। वे 4 औरतें और एक मर्द था। मर्द मेरे साथ बराबर वाली सीट पर बैठा था। कहने लगा, तुम्हें इससे क्या मतलब कि हम क्यों आते हैं। मैंने कहा, जिस काम के लिए आप लोग यहाँ पर आते हैं आप जानते हैं कि उस काम की इजाज़त यहाँ की हुकूमत की तरफ से नहीं है। इस काम की वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, हमारे मुल्क का नाम डूब रहा है। वे कहने लगे, अपने काम से काम रखो, हमें ज़्यादा बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे शख्स काफ़ी गुस्से में था। जैसे ही मैंने उसे उसकी जगह पर उतरा, कुछ देर बाद ही मैडम का बड़े गुस्से से मुझे फ़ोन आया। कहने लगी, फ़ौरन से मेरे पास पहुँचो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं समझ गया था कि उस शख्स ने मैडम के कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं। जैसे ही मैं मैडम के घर पहुंचा, वे काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। कहने लगी कि तुम क्या मेरे बारे में सबसे पूछ रहे हो, कभी ड्राइवर से तो कभी इन लोगों से, क्या सुनना चाहती हो तुम। मैंने कहा, मालकिन, जिन लोगों को मैं यहाँ पर लाता हूँ और वह लोग यहाँ आकर भीख मांगते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और यह पाकिस्तान से ख़ास तौर पर यहाँ भी मांगने के इरादे से जाते हैं, लेकिन यहाँ की हुकूमत समझती है कि वे काम के लिए आते हैं। यहाँ की हुकूमत ऐसी कोई इजाज़त नहीं देती। पाकिस्तान के लोग यहाँ आकर भीख मांगते हैं और पैसे कमाते हैं। वे कहने लगी कि तुम 2 महीने तक धक्के खाते रहे, क्या तुम्हें यहाँ नौकरी मिली? शायद तुम अपना वक्त भूल गए हो। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें जो काम कहूँगी तुम करोगे, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पेट खाली था, तुम भूख से मर रहे थे, अपने लिए मौत की दुआ मांग रहे थे और तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे। पर आज जब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारे अंदर दुनियादारी जाग उठी है। मेरी अरबी मालकिन पाकिस्तान से ऐसे लोगों को काम पर बुलाती जो कि पाकिस्तान में गुंडागर्दी माफिया चला रहे थे। जाहिर है वे लोग काम के लिए यहाँ पर आते थे।
फिर असल में वे यहाँ पर भीख मांगते थे और पैसे इकट्ठे करते थे। वे सारा का सारा पैसा मेरी मैडम को मिलता था। इसमें से कुछ पैसे वे उन लोगों को देती थी और मालकिन बाकी अपने पास रखती थी। क्योंकि सऊदी हुकूकत क्योंकि सऊदी हुकूमत में ये सब चीज़ मना थी। कहने लगी, तुम्हारी ज़ुबान किसी के सामने खुली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वे कहने लगी कि अब तुम ड्राइवर के साथ नहीं सोओगे बल्कि आज रात मेरे ही घर में सोओगे और अब तुम मेरी नज़र के सामने रहा करोगे। चलो मेरे साथ। मैं उस दिन उसके घर पर ही सो गया। रात के पहर मेरी आँख खुली तो मैं उठकर खामोशी से अपनी मालकिन के कमरे में आ गया। मुझे हर कीमत अपना पासपोर्ट हासिल करना था और यहाँ से भागना था। मैं नाजायज़ काम नहीं करना चाहता था, ना ही इस काम का हिस्सा बनना चाहता था। मेरे पास नशे का रुमाल मौजूद था। अपनी मालकिन की नाक के करीब किया और वे बेहोश हो गई। मैंने उसके पूरे कमरे की तलाशी ली तो मुझे मेरा पासपोर्ट मिल चुका था। मैं वहाँ से भाग गया और अगले ही दिन अपना टिकट कटवा के पाकिस्तान आ गया। यहाँ आकर मैंने नौकरी तलाश की जो कि बहुत ही कम तनख्वाह की थी, लेकिन हलाल थी। हलाल रोज़ी की कदर मैंने अब जानी थी। अपनी माँ की भी बातें मुझे अब बुरी नहीं लगती थी और ना ही दाल और सब्ज़ी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।